ठीक उसी पल जब ट्रेन भयानक रफ्तार से आ रही थी, एक शक्तिशाली करोड़पति को अचानक उसके ही सगे पोते द्वारा भाड़े के गुंडों से अपहरण करवाकर रेलवे ट्रैक पर धकेल दिया गया। और जिस बात की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी वह यह थी कि एक गरीब लॉटरी टिकट बेचने वाला लड़का उन्हें बचाने के लिए एक पल में कूद पड़ा। शांति के छोटे से कोने चैनल में आपका फिर से स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें, ताकि मुझे और भी सार्थक कहानियां बनाने की प्रेरणा मिले। उस रात रेलवे स्टेशन अजीब तरह से शांत था। ऊंची छत पर लगे पीले बल्ब की धीमी रोशनी सिर्फ रेलवे ट्रैक को धुंधला सा रोशन कर पा रही थी, जहां कभी लोगों की भीड़ हुआ करती थी। लेकिन अब जब घड़ी की सुई आधी रात के करीब पहुंच रही थी तो स्टेशन पर सिर्फ सरसराती हवा की आवाज और देर रात की ट्रेन का इंतजार करते कुछ खामोश साए ही बचे थे। उस उदास माहौल के बीच रमेश शर्मा, अरबों की संपत्ति वाले एक प्रतिष्ठित व्यवसायी, शानदार सूट में सजे धजे इंतजार की बेंच की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे थे। हाँ, कई लोगों के लिए वह सफलता, शक्ति और समृद्धि का प्रतीक थे, लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि हाल के दिनों में वह व्यापार अपने प्रतिद्वंद्वियों के कड़े दबाव और परिवार में उन दरारों का सामना कर रहे थे जिन्हें वह अभी तक भर नहीं पाए थे। अचानक पीछे से एक हाथ ने उनके कंधे को कसकर पकड़ लिया। रमेश जी मुड़ पाते इससे पहले ही उन्हें एक दवा में भीगे रुमाल की तीखी गंध अपनी नाक पर महसूस हुई। उनके चारों ओर की दुनिया धुंधली हो गई। बेहोश होते हुए भी उन्हें एक युवा की कांपती लेकिन दृढ़ आवाज सुनाई दी, माफ करना दादाजी, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। यह करण था उनका पोता जिसे रमेश जी ने बहुत प्यार किया था। उनकी नज़रों में करण एक उज्जवल भविष्य वाला छात्र था, लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि उसके पीछे जुए के कारण सिर तक का कर्ज और धूर्त लोगों का बहकावा था। जब रमेश जी को होश आया तो उन्होंने खुद को कसकर बंधा हुआ पाया। हाथ पैर ठंडी रेलवे ट्रैक के ठीक बगल में रखे हुए थे। खुरदरी रस्सी उनकी त्वचा में ढांस रही थी जिससे उन्हें जलन हो रही थी, लेकिन वह दर्द उस सदमे के बराबर नहीं था जो उनके दिल में उठ रहा था। उनके अपने सगे पोते ने बुरे लोगों के साथ मिलकर उन्हें इस खतरनाक स्थिति में डाल दिया था। ट्रैक के दूसरी तरफ कुछ साए अंधेरे में छिपे खड़े थे। एक सोची समझी आवाज आई, ट्रेन का इंतजार करो, बस एक धक्का और सब कुछ खत्म हो जाएगा। वह सारी संपत्ति जल्द ही दूसरों के हाथों में चली जाएगी। उस समूह का मुखिया कोई और नहीं बल्कि मिस्टर मल्होत्रा थे, जो रमेश जी के लंबे समय से व्यापारिक प्रतिद्वंद्वी थे, जिन्होंने हमेशा उन्हें व्यापार में नीचा दिखाने की कोशिश की थी लेकिन कभी सफल नहीं हुए थे। इस बार उन्होंने करण की सबसे बड़ी कमजोरी का फायदा उठाया था, जो कर्ज के बोझ तले दबी हुई थी। दूर से ट्रेन की सीटी की आवाज हर पल और साफ होती जा रही थी, जो नरक से आती पुकार की तरह लंबी और भयानक थी। रमेश जी की आंखें दहशत में फैल गईं, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उन्होंने निराशा में छटपटाने की कोशिश की, मुंह से सिर्फ दबी हुई घबराहट भरी आवाजें निकल पा रही थीं। उस एक पल में सारी यादें ताज़ा हो गईं। खाली हाथों से साम्राज्य खड़ा करने के साल, परिवार को सब कुछ देने के लिए किए गए त्याग और उस पोते के साथ जल्दी में खाए गए खाने, जो आज उन्हें मौत के मुंह में धकेल रहा था। वह चीखना चाहते थे, चिल्लाना चाहते थे, पूछना चाहते थे क्यों, लेकिन उनका गला रुंध गया, बस आंखों से आंसू बहने को थे। जीवन और मृत्यु के उस नाजुक पल में जब ट्रेन के लोहे के पहिए अंधेरे में चमकने लगे थे,
तभी गलियारे से एक दुबला पतला लड़का अचानक नीचे कूद पड़ा। वह राजू था, इस स्टेशन पर लॉटरी टिकट बेचने वाला जाना पहचाना लड़का। उसने सिर्फ एक फीकी शर्ट पहन रखी थी और नंगे पैर था, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक थी। अब देर नहीं कर सकते, राजू चिल्लाया और अपनी सारी छोटी सी ताकत के साथ ट्रैक की ओर भागा। कांपते लेकिन साहसी हाथों से राजू ने रस्सी को जोर से खींचा और रमेश जी को ट्रैक से दूर खींच लिया। ठीक उसी पल जब ट्रेन सीटी बजाती हुई गुजर गई, बस कुछ इंच की दूरी से, दोनों ठंडी जमीन पर गिर पड़े सांसें तेज चल रही थीं, पसीना और आंसू मिल गए थे, जबकि ट्रेन की गड़गड़ाहट ने रात की खामोशी को चीर दिया था। रमेश जी हैरान थे, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। जिसने अभी अभी अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें बचाया था, वह कोई वफादार बॉडीगार्ड नहीं था, कोई खून का रिश्तेदार नहीं था, बल्कि एक गरीब लड़का था जो लॉटरी टिकट बेचकर गुजारा करता था। उनका दिल भर आया। दूर अंधेरे में छिपे साए भाग गए, लेकिन राजू की आंखों में अब भी एक मजबूत विश्वास चमक रहा था। अंकल, आपको कुछ नहीं होगा, मैं उन्हें आपको नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। ये एक ऐसे सफर की शुरुआत का क्षण था जो नाटक, लालच, विश्वासघात और सबसे सच्ची मानवता को उजागर करने वाला था। रेलवे ट्रैक पर लोहे के पहियों की रगड़ की आवाज अभी भी हवा में गूंज रही थी, जैसे रमेश जी के दिल में कोई चाकू घोंप रहा हो। वह हांफते हुए पड़े थे, पसीना उनके सफ़ेद बालों को भिगो रहा था, पूरा शरीर कांप रहा था। बगल में राजू भी ज़मीन पर पड़ा था, उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी, उसके दुबले पतले हाथों से रस्सी खींचने और ज़मीन पर रगड़ने से खून बह रहा था। मौत का वह क्षण अभी अभी गुजरा था और दोनों को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वे जिंदा हैं। दूर खड़े लोगों का एक समूह जो यह नज़ारा देख रहा था, घबरा कर अंधेरे में भाग गया, लेकिन रमेश जी के पोते करण का साया वहीं जमा रहा। उसकी आंखें दहशत से भरी थीं, जैसे उसे सच्चाई पर विश्वास न हो रहा हो। उस छोटे से पल में उसने अपने दादा को ट्रैक से खींचे जाते हुए देखा और रमेश जी की दर्द भरी निगाहें उसकी ओर थीं। उस निगाह ने करण का दिल दहला दिया। उसके हाथ कांपते हुए नीचे लटक गए और फिर वह मुड़कर दूसरे लोगों के पीछे भाग गया। राजू ने हिम्मत जुटाकर रमेश जी को बैठने में मदद की। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन आवाज़ दृढ़ थी। अंकल, आप ठीक तो हैं? मैंने देखा कि उन्होंने आपको बांध दिया था। मैंने कुछ नहीं सोचा, बस दौड़ पड़ा। रमेश जी का गला भर आया, उनकी आवाज़ कांप रही थी। बेटा, तुमने मुझे बचाया। अगर तुम न होते तो मैं। रमेश जी की आंखों से आंसू बह निकले, सिर्फ मौत से बचने के लिए नहीं, बल्कि उस बड़े सदमे के कारण भी कि उनके अपने खून ने ही उन्हें ट्रैक पर धकेल दिया था। यह उनके जीवन की त्रासदी थी। उन्होंने व्यापार में दुश्मनों से लड़ाई लड़ी थी, अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए हर कदम की गणना की थी, लेकिन उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि त्रासदी उनकी पीठ के पीछे से आएगी, उस व्यक्ति से जिस पर उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा और प्यार किया था। ट्रेन की सीटी दूर होती गई, एक भयानक खामोशी छोड़ गई। रमेश जी ने हाथों के सहारे उठने की कोशिश की। शरीर अभी भी कांप रहा था, लेकिन उनकी आंखों में कठोरता आ गई थी। उन्होंने राजू का कंधा कसकर पकड़ा, उसकी आंखों में कृतज्ञता से देखते हुए कहा, बेटा, तुमने एक जान बचाई है। नहीं, तुमने मेरे पूरे परिवार को बचाया है। मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। राजू शर्माते हुए अपना सिर खुजलाने लगा। उसकी आंखों में अभी भी मासूमियत थी। मैंने तो बस सोचा कि अगर मैं कुछ नहीं करता तो अंकल की जान चली जाएगी। मैंने ज्यादा नहीं सोचा। उस लड़के की आंखों में कोई हिसाब किताब नहीं था, कोई चालाकी नहीं थी, सिर्फ किसी को बचाने की
एक नेक प्रवृत्ति थी। यह विरोधाभास रमेश जी के दिल में एक चाकू की तरह चुभ गया। एक तरफ पैसे के लिए सगे पोते का विश्वासघात था और दूसरी तरफ एक गरीब अनजान लड़के का बलिदान था। तभी स्टेशन के गार्ड और कुछ लोग घबराए हुए दौड़कर आए। उन्होंने रमेश जी को रस्सियों से बंधा देखा। चेहरे पर खून के निशान थे और वह सदमे में थे। एक व्यक्ति ने तुरंत पुलिस को फोन किया, दूसरे ने रमेश जी को एक बेंच पर बिठाया। राजू चुपचाप सीढ़ियों पर बैठा रहा। उसके छोटे हाथ अभी भी कांप रहे थे। उसकी आंखें अंधेरे में ओझल होती ट्रेन को देख रही थीं। पुलिस जल्द ही मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। उन्होंने रस्सी जमीन पर जूतों के निशान बारी बड़ी परमान दी और राजू के हाथों पर कट के निशान देखे जो उसने रस्सी खोलने की कोशिश में पाए थे। रमेश जी अभी भी सदमे से उभर नहीं पाए थे। बस इतना ही कह पाए, करण मेरा पोता, वह उन लोगों के साथ था। इस वाक्य ने पुलिस टीम को चौंका दिया। हर कोई जानता था कि रमेश जी एक प्रसिद्ध व्यवसायी हैं जिनका एक सम्मानित परिवार है और आज वह कह रहे थे कि उनके अपने ही परिवार ने उन्हें नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने एक दूसरे को देखा, कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन सब समझ गए कि इसके पीछे कोई बड़ी ताकत है। राजू को बयान के लिए थाने ले जाया गया। उसने जो कुछ भी देखा था उसे विस्तार से बताया। अजनबी लोग, उनके साथ करण बहस की आवाजें और फिर धक्का। राजू के शब्द भले ही हिचकिचाहट भरे थे, लेकिन जांच के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी थे। रमेश जी चुपचाप पास बैठे थे। उनके नसदार हाथ कसकर बंधे थे, आंखें दूर कहीं देख रही थीं। उस समय उनके मन में मिलीजुली भावनाएं थीं, दर्द, गुस्सा और कृतज्ञता। उस रात बयान लेने के बाद राजू को उसकी मां के साथ घर जाने दिया गया। घर जाते समय लड़का अभी भी कांप रहा था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा विश्वास था। शायद आज उसने जो किया वह किसी की जिंदगी बदल देगा और उसकी अपनी जिंदगी भी। और रमेश जी जब उन्हें थकी हुई हालत में उनके घर ले जाया गया तो वह अपने पोते के मुड़कर भागने की छवि को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे थे। करण की आंखें उन्हें इतना परेशान कर रही थीं कि वह सो नहीं पाए। उस रात रेलवे स्टेशन पर जो एक करोड़पति की मौत के साथ खत्म होने वाली थी, उसने एक नाटकीय घटनाओं की श्रृंखला शुरू कर दी। एक गरीब लड़का अनजाने में हीरो बन गया। एक अमीर परिवार में गहरी दरारें उजागर हो गईं और अच्छाई और बुराई, लालच और परिवार के बीच एक टकराव उसी रेलवे ट्रैक पर गिरने से शुरू हो गया था। अगली सुबह जब सूरज पुराने मोहल्ले की छतों के ऊपर उगा तो रमेश जी का बंगला अभी भी उदासी में डूबा हुआ था। वह लगभग पूरी रात नहीं सोए थे। लिविंग रूम की बड़ी लकड़ी की मेज पर काम की फाइलें अभी भी पड़ी थीं, लेकिन उनकी आंखों ने उन पर एक नज़र भी नहीं डाली। उनका दिमाग सिर्फ एक ही छवि के इर्द गिर्द घूम रहा था। करण, वह पोता जिसे उन्होंने पाला पोसा था, जिसे वह अपना उत्तराधिकारी बनाने की उम्मीद करते थे, वही था जिसने उन्हें रेलवे ट्रैक पर धकेल दिया था। फोन लगातार बज रहा था। प्रेस सहकर्मी, दोस्त, सभी उस अफवाह के बारे में पूछने के लिए फोन कर रहे थे कि एक प्रसिद्ध व्यवसायी की रेलवे स्टेशन पर हत्या की कोशिश की गई थी। रमेश जी ने चुपचाप मना कर दिया। वह नहीं चाहते थे कि कहानी फैले जब तक कि कोई ठोस सबूत न हो, लेकिन खबरें छिपाई नहीं जाते सकती थीं। कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर सुर्खियां छाई हुई थीं। करोड़पति बाल बचा, एक गरीब लॉटरी टिकट बेचने वाले लड़के ने बचाया। पुराने कपड़ों में राजू की तस्वीर पुलिस स्टेशन में बयान देते हुए तेजी से वायरल हो गई। लोग उसके प्रति सहानुभूति और प्रशंसा दोनों महसूस कर रहे थे, लेकिन उस रोशनी के पीछे
रमेश जी के परिवार पर अंधेरा छा रहा था। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की। वे और बयान लेने के लिए रमेश जी के घर आए और साथ ही रेलवे स्टेशन के कैमरे की जांच के लिए लोगों को भेजा। धुंधली वीडियो में पीली रोशनी में करण के साथ कुछ अजनबियों के साए साफ दिखाई दे रहे थे। करण का घबराया हुआ चेहरा, आसपास देखना और फिर अचानक उन लोगों के साथ मिलकर रमेश जी को काबू में करना। इससे लगभग सभी संदेहों की पुष्टि हो गई, लेकिन अपराध साबित करने के लिए अभी भी और सबूतों की जरूरत थी। रमेश जी कुर्सी पर बैठे थे। उनकी आंखें धंसी हुई थीं। आवाज भारी थी। मैं विश्वास नहीं कर सकता, लेकिन वीडियो में वह व्यक्ति मेरा पोता है। उसका नाम करण है। मैंने उसे बचपन से पाला है, उसे अच्छी शिक्षा दी है। मैंने सोचा था कि वह एक अच्छा इंसान बनेगा, लेकिन एक जांच अधिकारी ने गंभीरता से कहा, रमेश जी, हम मामले की तह तक जाएंगे, लेकिन यह साफ है कि इसके पीछे सिर्फ करण नहीं है। इस पोते में अकेले ऐसी साजिश रचने की क्षमता नहीं है। जरूर कोई और है जो इसके पीछे है। यह वाक्य रमेश जी के दिल में तीर की तरह चुभा। वह अच्छी तरह जानते थे कि व्यापार की दुनिया में जिसके पास उन्हें नुकसान पहुंचाने की हिम्मत और मंशा दोनों थी, वह सिर्फ एक ही व्यक्ति था, मिस्टर मल्होत्रा। कई सालों से मल्होत्रा रमेश जी की आंखों में कांटे की तरह चुभ रहे थे। दोनों कंपनियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा थी और वे कई बार बड़े प्रोजेक्ट्स पर आमने सामने आ चुके थे। रमेश जी ज़्यादातर जीते थे और हर बार मल्होत्रा की नफरत और गहरी हो जाती थी, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मल्होत्रा परिवार के मामलों में हाथ डालने की हद तक चले जाएंगे, करण का इस्तेमाल करके हमला करेंगे। जब पुलिस अपनी जांच जारी रखे हुए थी, रमेश जी को अचानक एक फ़ोन आया। दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी खुरदरी आवाज़ आई, जो आधा मजाक और आधा चुनौती दे रही थी। रमेश शर्मा, लगता है तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। एक धक्का भी तुम्हारी जान नहीं ले सका, लेकिन तुम्हारे परिवार का क्या, तुम उसे कब तक बचा पाओगे? रमेश जी ने फ़ोन कसकर पकड़ लिया। उनके हाथ कांप रहे थे। भले ही फ़ोन करने वाले ने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन वो अच्छी तरह जानते थे कि वह आवाज़ किसकी थी। सिर्फ मल्होत्रा ही ऐसे शब्द कहने की हिम्मत कर सकते थे। सिर्फ वही उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी का इस्तेमाल कर सकते थे, जो उन्हें सबसे ज़्यादा दर्द देती थी, उनका परिवार। उस पल रमेश जी क्रोधित और असहाय दोनों थे। वह समझ गए कि यह लड़ाई अब काम या व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के बारे में नहीं थी। यह जीवन और मृत्यु की दुश्मनी बन गई थी। एक ऐसी लड़ाई जिसमें दुश्मन सबसे दर्दनाक जगह पर हमला करने को तैयार था। जब सब कुछ उलझा हुआ था, राजू और उसकी मां को बंगले में बुलाया गया। रमेश जी अपने बचाने वाले से सीधे मिलना चाहते थे। जब दरवाज़ा खुला तो गरीब माँ बेटे की छवि देखकर रमेश जी का गला भर आया। माँ दुबली पतली थकी हुई थी। उस भयानक रात के बाद अपने बेटे के लिए चिंता से उसकी आंखें लाल थीं और राजू अभी भी फीके कपड़ों में, लेकिन उसकी आंखों में विश्वास की चमक थी। वह झिकते हुए आगे बढ़ा और सिर झुकाया। नमस्ते रमेश अंकल। मैंने बस वही किया जो किसी को भी करना चाहिए था। रमेश जी ने लड़के को देखा। उनके दिल में एक अवर्णनीय भावना उमड़ पड़ी। अगर राजू न होता तो आज वह ट्रेन के पहियों के नीचे होते। उन्होंने राजू का हाथ कसकर पकड़ लिया। उनकी आवाज़ भर्राई हुई थी। नहीं बेटा, तुमने मुझे बचाया है। तुमने मेरी पूरी जिंदगी बचाई है। यह वाक्य उस साथ को राजू तभी कराकर राजू न सामने बादंदा राजू तह की आलीशान बंगले के बीच गूंज उठा। लेकिन वहां मौजूद हर कोई एक बात साफ महसूस कर रहा था। कभी कभी इंसान की जिंदगी
पैसे या ताकत से नहीं, बल्कि सबसे सरल साहस और अच्छाई से बचती है। बाहर अफवाहें और तेज हो गईं। लोग रमेश जी के प्रति सहानुभूति रखते थे, लेकिन संदेह भी करने लगे थे। आखिर क्यों एक सगा पोता ही हमला करेगा? इस साजिश के पीछे कौन है? इन सवालों ने रमेश जी के परिवार में माहौल को और भी भारी बना दिया। पुलिस तेजी से सुरागों का पीछा कर रही थी और सभी एक ही नाम की ओर इशारा कर रहे थे, मल्होत्रा। लेकिन उसे पकड़ना और उसे न्याय के कटघरे में लाना आसान नहीं था। रात हो गई। रमेश जी फिर से खिड़की के पास चुपचाप बैठे खाली बगीचे को देख रहे थे। अंधेरे में उन्होंने खुद से वादा किया, इस बार चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, मैं सब कुछ साफ करूंगा। न सिर्फ अपने लिए न्याय पाने के लिए, बल्कि करण को बचाने के लिए भी। उसके दिल में अभी भी लौटने का एक मौका है, अगर मैं उसे एक बार फिर अकेला न छोड़ूं। अगले दिन पुलिस का जांच कक्ष खचाखच भरा हुआ था। घटनास्थल से मिले सभी सबूत इकट्ठे किए गए थे। रस्सी जमीन पर, अजनबी जूतों के निशान और रेलवे स्टेशन का कैमरा फुटेज, हर फ्रेम को धीमा करके ध्यान से देखा गया। उसमें करण की छवि साफ दिखाई दे रही थी। चिंतित चेहरा, एक अजनबी आदमी के साथ झिझकते हुए चलना। एक अधिकारी ने धीमी आवाज़ में कहा, यह वही है, इनकार नहीं किया जा सकता। उसी समय पिछली रात से करण के लापता होने की खबर ने और भी संदेह पैदा कर दिए। परिवार परेशान था। कोई भी दोस्त उससे संपर्क नहीं कर पा रहा था। रमेश जी जांच अधिकारी के सामने बैठे थे। उनका दिल सिकुड़ रहा था। उनकी आंखों में एक विश्वासघाती के प्रति गुस्सा और एक पोते के लिए एक दादा का दर्द दोनों था। वह जानते थे कि करण यह सब अपने आप नहीं सोच सकता था। इसके पीछे जरूर किसी का हाथ था। शहर के बाहरी इलाके में एक जर्जर से किराए के कमरे में करण बिस्तर के कोने में सिकुड़ा हुआ बैठा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। दरवाजे पर दस्तक ने उसे चौंका दिया। अंदर आने वाला एक हट्टा कट्टा आदमी था, जिसके हाथों पर टैटू थे, मिस्टर मल्होत्रा का आदमी। उसने मेज पर नोटों की एक गड्डी फेंकी और हर शब्द पर जोर देते हुए कहा, मालिक ने अपना वादा निभाया है। तुम्हारा कर्ज चुक गया है, लेकिन अब से तुम्हें चुप रहना होगा। अगर तुमने एक भी शब्द कहा तो न सिर्फ तुम, बल्कि वह बूढ़ा भी चैन से नहीं रहेगा। करण ने कांपते हुए नोटों की गड्डी उठाई, लेकिन उसके हाथ जोर से हिल रहे थे। उसकी आंखों में पछतावा बढ़ रहा था। उसे रेलवे ट्रैक पर अपने दादा की आंखें याद आईं, दर्द और निराशा से भरी आंखें जो उसने पहले कभी नहीं देखी थीं। उस रात ट्रेन की गड़गड़ाहट अभी भी उसके दिमाग में गूंज रही थी, जैसे उसकी जिंदगी पर एक अदृश्य सजा लटक रही हो। करण ने अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा लिया। आंसू बहने लगे। मैंने ये क्या कर दिया? उसने खुद से पूछा। लेकिन गुंडों की धमकियों ने उसे पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं दी। इस बीच पुलिस ने करण और मल्होत्रा की कुछ मुखौटा कंपनियों के बीच कुछ संदिग्ध पैसे के लेन देन के निशान पाए। अपने गुप्त संबंधों के माध्यम से मल्होत्रा ने चतुराई से एक जाल बिछाया था, जिससे करण कर्ज के जाल में फंस गया और फिर आसानी से उसके हाथों का एक उपकरण बन गया। एक जांचकर्ता ने रमेश जी से धीरे से कहा, मिस्टर मल्होत्रा बहुत चालाक हैं। वह सीधे कोई निशान नहीं छोड़ते। हमें पर्याप्त सबूत इकट्ठा करने के लिए समय चाहिए, लेकिन जल्द ही या बाद में वह व्यक्ति बेनकाब हो जाएगा। रमेश जी ने सिर हिलाया। उनकी आंखों में थोड़ा दृढ़ संकल्प चमक उठा। वह अपने प्रतिद्वंद्वी को अच्छी तरह जानते थे। एक बूढ़ी लोमड़ी। अगर सिर्फ कानून पर भरोसा किया तो शायद परिवार की रक्षा के लिए पर्याप्त तेजी ना हो, लेकिन उन्हें जो कुछ भी बचा था उसे बचाने का एक तरीका खोजना था, और सबसे बढ़कर
उस गुमराह पोते को बचाना था। शाम को राजू और उसकी माँ फिर से मिलने आए। लड़का बड़ों की बातचीत सुन रहा था, उसकी आंखें ध्यान से देख रही थीं। जब सब चुप हो गए तो राजू ने अचानक कहा, मुझे लगता है कि करण भैया सच में आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। जब मैंने आपको खींचा तो मैंने उनकी आंखों में डर देखा, जैसे कोई उन्हें मजबूर कर रहा हो। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें भी किसी के बचाने की ज़रूरत हो? एक बच्चे के मासूम शब्द, लेकिन वे रमेश जी के दिल में एक चाकू की तरह चुभ गए। उन्होंने राजू को देखा और अचानक उसकी आंखों में वह पवित्रता देखी जो उनके पोते ने खो दी थी। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि अगर उन्होंने करण से मुंह मोड़ लिया तो वह हमेशा के लिए मल्होत्रा के हाथों में खो जाएगा। उस रात रमेश जी ने अपने एक वकील दोस्त को फ़ोन किया, सबूत इकट्ठा करने में मदद मांगी। साथ ही उन्होंने चुपचाप करण का पता लगाने के लिए लोगों को भेजा। वह उससे मिलना चाहते थे, डांटने के लिए नहीं, बल्कि उसके मुंह से सच्चाई सुनने के लिए। उन्हें करण को एक मौका देने की ज़रूरत थी ताकि वह वापस लौट सके। एक गुप्त बैठक में पुलिस ने बताया कि पिछली रात एक अज्ञात नंबर से कुछ फ़ोन आए थे, जिसमें एक खुरदरी पुरुष आवाज़ ने रमेश जी के परिवार का जिक्र किया था। सब कुछ मल्होत्रा की आवाज़ से मेल खाता था। भले ही वे इसे सार्वजनिक नहीं कर सकते थे, लेकिन जांच में शामिल सभी लोग समझ गए थे कि जहरीले सांप ने अपना फन उठाना शुरू कर दिया था। सवाल यह था कि उसके जहर को काटने से पहले उसे कैसे काटा जाए। रमेश जी अपने ऑफिस की खिड़की के सामने चुपचाप खड़े थे। बाहर स्ट्रीट लाइट की रोशनी ने दीवार पर उनकी छाया डाली जो बूढ़ी और थकी हुई लग रही थी, लेकिन उन आंखों में अभी भी एक दृढ़ संकल्प की लौ टिमटिमा रही थी। उन्होंने फुसफुसाया, करण, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे दिखाना होगा कि तुम्हारे दिल में अभी भी थोड़ी रोशनी बची है। उस पल रमेश जी ने एक महत्वपूर्ण फैसला किया। सिर्फ कानून पर भरोसा करने के बजाय वह सीधे मल्होत्रा का सामना करेंगे। वह जानते थे कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन यह उनके परिवार की रक्षा करने और उनके पोते के लिए थोड़ी सी इंसानियत बचाने का एकमात्र रास्ता था। बस कुछ ही दिनों में करोड़पति को लॉटरी टिकट बेचने वाले लड़के ने बचाया कि कहानी हर जगह फैल गई। पारंपरिक अखबारों से लेकर सोशल मीडिया साइटों तक हर जगह दुबले पतले राजू की छवि का जिक्र था, जिसके हाथ खून से स्नेह थे, लेकिन आंखों में साहस की चमक थी। लोगों ने उसे छोटा हीरो कहा, इस बात का सबूत कि साहस अमीरी गरीबी नहीं देखता। लेकिन इन प्रशंसाओं के साथ संदेह भी बढ़ते जा रहे थे। रमेश जी जैसे शक्तिशाली व्यवसायी को उनके अपने पोते और बुरे लोगों ने नुकसान क्यों पहुंचाया? हर दिन दर्जनों पत्रकार रमेश जी के बंगले के गेट पर आते थे। उनके कैमरे भारी लोहे के गेट की ओर होते थे जो हमेशा बंद रहता था। लीक हुई जानकारी के आधार पर कई लेखों में दावा किया गया कि हत्या के प्रयास के पीछे संपत्ति हड़पने की एक बड़ी साजिश थी और शायद इसमें अवैध व्यापार सौदे भी शामिल थे। रमेश जी ने हर मानसन का फायदा एकेता पंजा के बीच अवैध व्यापार सौदे भी खबर को पढ़ा। उनके दिल में कड़वाहट थी। उन्हें परवाह नहीं थी कि लोग उनके बारे में क्या कहते हैं, लेकिन वह जिस बात से चिंतित थे वह यह थी कि करण की छवि हर जगह बदनाम हो रही थी। भले ही उसने अपराध किया था, लेकिन उनके लिए करण अभी भी उनका खून था। एक सुबह रमेश जी अचानक मीडिया के कैमरों के सामने आए। उन्हें दुबले पतले शरीर, थके हुए चेहरे और अभी भी ठीक न हुए घावों के साथ देखकर हर कोई हैरान रह गया, लेकिन उनकी आंखें दृढ़ थीं। वह सीधे खड़े हुए माइक्रोफोन पकड़ा और एक गहरी खुरदरी लेकिन दृढ़ थी आवाज़ में कहा, मैं रमेश शर्मा पुष्टि करता हूं कि उस रात रेलवे स्टेशन पर मेरी हत्या की कोशिश की गई थी।
और हाँ, वीडियो में दिख रहा व्यक्ति मेरा पोता करण है। लेकिन आप लोग ध्यान से सुने, मेरा पोता मुख्य साजिश करता नहीं है। वह सिर्फ कर्ज और उकसावे का शिकार है। जो व्यक्ति इसके पीछे है, जो वास्तव में मेरी जान लेना चाहता है, वह मेरा प्रतिद्वंद्वी मिस्टर मल्होत्रा है। यह घोषणा एक बम की तरह फटी। प्रेस ने एक साथ खबर छापी, जनता में उबाल आ गया। कुछ लोग हैरान थे कि एक करोड़पति ने खुलेआम अपने प्रतिद्वंद्वी का नाम लेने की हिम्मत की। कुछ को संदेह था कि यह सिर्फ एक व्यापारिक चाल थी, लेकिन रमेश जी के लिए यह कोई नाटक नहीं था, यह सच था और वह इसका सामना करने के लिए तैयार थे। पत्रकारों की भीड़ में उस दिन राजू अपनी माँ के साथ एक कोने में खड़ा था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं। वह बड़ों की जटिल साजिशों को पूरी तरह नहीं समझता था, लेकिन वह एक बात साफ जानता था। जिस आदमी को उसने बचाया था, उसने सच बोलने की हिम्मत की थी। विश्वासघात के बावजूद अपने पोते की रक्षा करने की हिम्मत की थी। राजू को अचानक लगा कि साहस सिर्फ रेलवे ट्रैक पर कूदकर किसी को बचाना नहीं है, बल्कि लाखों आंखों के सामने दर्दनाक सच्चाई का सामना करना भी है। उसी रात समाचार कार्यक्रमों पर रमेश जी की छवि और उनकी घोषणा को व्यापक रूप से प्रसारित किया गया। लाखों दर्शक अपनी स्क्रीन के सामने बैठे चुपचाप देख रहे थे, और जिस बात ने कई लोगों को रुला दिया वह क्षण था जब रमेश जी करण का जिक्र करते हुए भावुक हो गए। मुझे विश्वास है कि मेरे पोते के दिल में अभी भी अच्छाई है। मैं नहीं चाहता कि वह धूर्त लोगों द्वारा बर्बाद हो जाए। मैं बस यही चाहता हूं कि न्याय हो और उसे वापस लौटने का एक मौका मिले। जनता दो गुटों में बंट गई। एक पक्ष ने करण की कड़ी आलोचना की, यह तर्क देते हुए कि अपने ही दादा को नुकसान पहुंचाने का कोई भी कारण उचित नहीं हो सकता। दूसरे पक्ष को रमेश जी की उदारता ने छू लिया और उन्होंने सहानुभूति व्यक्त की, यह समझते हुए कि करण सिर्फ किसी और के हाथों में एक मोहरा था। इस बहस ने मिस्टर मल्होत्रा के नाम को और भी ज्यादा चर्चा में ला दिया, भले ही कोई भी अभी तक इसकी पुष्टि करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। पुलिस ने जनता के गर्मजोशी के समय का फायदा उठाते हुए जांच की कुछ जानकारी जारी की। उन्होंने पुष्टि की कि मिस्टर मल्होत्रा के करीबी लोगों से जुड़े कुछ सुराग थे, लेकिन अपराध साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे। हालांकि इसी बात ने लोगों को और भी विश्वास दिलाया कि रमेश जी के शब्द सच थे। जनता साथे का दबाव बढ़ता जा रहा था, जिससे मल्होत्रा को सामने आकर जवाब देना पड़ा। लेकिन जब पूरा समाज चर्चा कर रहा था, राजू को अचानक एक साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया गया। मेजबान ने पूछा, राजू, तुमने ट्रेन के आते समय रमेश जी को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाली? लड़के ने झिकते हुए कहा, उसकी आंखें चमक रही थीं। मैंने बस सोचा कि अगर मेरे पिता या कोई और वहां लेटा होता तो मैं भी चाहता कि कोई और उन्हें बचाए। मुझे मरने से डर नहीं लगा, मुझे बस किसी को अपनी आंखों के सामने मरने देने से डर लगा। यह एक सरल जवाब था, लेकिन इसने लाखों दर्शकों को चुप करा दिया। कई लोग रो पड़े। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा, एक लॉटरी टिकट बेचने वाले लड़के ने हमें मानवता का एक बड़ा सबक सिखाया। तूफानों के बीच राजू की छवि एक उज्जवल स्थान बन गई, और यह उस लड़के की उपस्थिति थी, रमेश जी की सार्वजनिक घोषणा के साथ, जिसने कहानी को एक अस्पष्ट आपराधिक मामले से बदलकर समाज का केंद्र बिंदु बना दिया। लोग ध्यान से देखने लगे, किसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा, कौन सी सच्चाई सामने आएगी। रमेश जी द्वारा सार्वजनिक रूप से आरोप लगाए जाने की खबर ने पूरे शहर में जैसे आग लगा दी। सोशल मीडिया पर टिप्पणियों और लेखों की बाढ़ आ गई, कुछ पक्ष में और कुछ विपक्ष में।
बड़े अखबारों ने सुर्खियां लगाईं, शक्तिशाली व्यवसायी ने टीवी पर प्रतिद्वंद्वी का सामना करने की हिम्मत की। दूसरी तरफ मिस्टर मल्होत्रा अपने आलीशान कमरे में बैठे टीवी स्क्रीन को देखकर तिरस्कार से मुस्कुराए। उन्होंने एक सिगार जलाई और अपनी खुरदरी आवाज़ में कहा, रमेश शर्मा, तुम में बहुत हिम्मत है, लेकिन बहुत ज़्यादा हिम्मत कभी कभी मौत का कारण बन जाती है। अगले ही दिन मल्होत्रा की कंपनी द्वारा अचानक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। वह एक चमकदार काले सूट में दिखाई दिए, एक मिलनसार मुस्कान के साथ, लेकिन उनकी आंखें ठंडी थीं। दर्जनों पत्रकारों के सामने मल्होत्रा ने जोर से कहा, मैं रमेश जी के सभी निराधार आरोपों को पूरी तरह से खारिज करता हूं। मैं एक ईमानदार व्यवसायी हूं। मैं कभी भी अवैध गतिविधियों में शामिल नहीं होता। उनके पोते ने उन्हें नुकसान पहुंचाया, ये उनके परिवार की त्रासदी है। कृपया मुझे इसमें न घसीटें। उनके शब्दों ने आग में घी डालने का काम किया। कुछ पत्रकारों ने सवाल किया, लेकिन सर, पुलिस ने पुष्टि की है कि आपके लोगों से जुड़े कुछ सुराग हैं, यह सिर्फ अफवाहें हैं। मल्होत्रा ने बीच में ही काट दिया। उनकी आवाज़ कठोर थी, लेकिन वह अभी भी आत्मविश्वास से भरे हुए थे। अगर कोई सबूत है तो कृपया इसे अदालत में पेश करें, वरना मेरी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना बंद करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद मल्होत्रा के पक्ष में कई लेख सामने आए, जिनमें चापलूसी भरे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। प्रतिद्वंद्वी ने प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए कहानी गढ़ी भावनात्मक आरोपों पर जल्दी विश्वास न करें। साफ था कि उसने स्थिति को पलटने के लिए मीडिया का इस्तेमाल किया था, कम से कम जनता को भ्रमित करने के लिए। अपने बंगले में रमेश जी स्क्रीन के सामने बैठे थे। उनका चेहरा गंभीर था। वह इस चाल से हैरान नहीं थे, क्योंकि मल्होत्रा हमेशा से एक चालाक और छिपाने में माहिर व्यक्ति थे। लेकिन जिस बात ने उन्हें ज़्यादा दुख पहुंचाया वह यह थी कि जनता करण पर और भी ज़्यादा हमला करने लगी थी। लोगों ने उसे एक कृतघ्न पोता, पैसे के लिए अपने ही खून को नुकसान पहुंचाने वाला कहकर अपमानित किया। हर कड़वा शब्द रमेश जी के दिल में चाकू की तरह चुभता था। वह जानते थे कि करण दोषी था, लेकिन वह एक दयनीय व्यक्ति भी था जिसका फायदा उठाया गया था। राजू पास में बैठा था, उसके छोटे हाथ कसकर बंधे थे। उसने रमेश जी को देखा और अपनी साफ आवाज में कहा, अंकल, दुखी मत होइए। मुझे विश्वास है कि सच्चाई सामने आएगी। मैंने अपनी आंखों से देखा है, करण भैया पूरी तरह से बुरे नहीं हैं। कोई और है जो सबके पीछे है। रमेश जी ने राजू की ओर कृतज्ञता भरी नजरों से देखा। उस पल में उन्होंने एक बहुत ही स्पष्ट विरोधाभास देखा। एक गरीब अनजान लड़का जो उनकी पूरी तरह से रक्षा कर रहा था, जबकि उनका अपना पोता लालच के बहकावे में आ गया था। फिर भी जिस चीज ने उन्हें विश्वास दिलाया वह विश्वासघात नहीं था, बल्कि राजू का शुद्ध हृदय था। उस लड़के ने उन्हें विश्वास दिलाया था कि न्याय अभी भी मौजूद है। इस बीच एक छोटे से सड़क किनारे के ढाबे में करण चुपचाप बैठा था। अपने फोन पर अपने बारे में अपमानजनक टिप्पणियां पढ़ रहा था। उसका दिल सिकुड़ गया। हर अपमान उसके चेहरे पर एक तमाचे की तरह था। उसे स्टेशन से भागने का क्षण याद आया। अपने दादा की आंखों को याद किया जो उसे देख रही थीं, दर्द और उम्मीद से भरी आंखें। पछतावा उसे इतना सता रहा था कि वह एक निवाला भी नहीं खा पा रहा था। लेकिन मल्होत्रा और उसके क्रूर गुर्गों का भूत उसे वापस जाने की हिम्मत नहीं दे रहा था। वह दो रास्तों के बीच फंस गया था, अपमान में जीने के लिए चुप रहना या भारी कीमत चुकाने के लिए खड़े होना और लड़ना। पुलिस अभी भी तेजी से सबूत इकट्ठा कर रही थी। उन्होंने मल्होत्रा के करीबी लोगों पर नजर रखी, संदिग्ध लेन देन की जांच की। धीरे धीरे पहेली के टुकड़े सामने आने लगे। बड़ी असामान्य रकम,
गुमनाम फ़ोन कॉल और करण द्वारा मल्होत्रा के लोगों से मिलने के ठीक बाद अचानक कर्ज चुकाने के लिए पैसे निकालना, यह सब अपराध साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन यह सब एक ही दिशा में इशारा कर रहा था। एक देर शाम, जब सिर्फ राजू करण द्वारा के तुरंत अपराध की जाएगी, उसकी माँ और रमेश जी लिविंग रूम में बैठे थे। रमेश जी ने अचानक कहा, जैसे वह खुद से वादा कर रहे हों, सच्चाई को हमेशा के लिए दफनाया नहीं जा सकता। मल्होत्रा मीडिया को खरीद सकता है, दुनिया की आंखों में धूल झोंक सकता है, लेकिन वह अपनी अंतरात्मा और न्याय से नहीं बच सकता। मैं अंत तक जाऊंगा। राजू ने उन्हें देखा, उसकी आंखें विश्वास से चमक रही थीं। उसकी माँ ने धीरे से अपने बेटे का हाथ पकड़ा और आंसुओं के बीच मुस्कुराई। उस आलीशान लेकिन अकेले घर में एक अजीब सा बंधन बन रहा था, एक अमीर आदमी और एक गरीब माँ बेटे के बीच। यह बंधन साहस और अच्छाई में विश्वास से बुना गया था। बाहर माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया था। जनता बंटी हुई थी, मीडिया में हेरफेर किया जा रहा था, पुलिस सावधानी से सबूत इकट्ठा कर रही थी, और इन सब के बीच रमेश जी जानते थे कि तूफान अभी शुरू ही हुआ था। मल्होत्रा के साथ सीधा टकराव निश्चित रूप से बहुत ज्यादा क्रूर होगा। आखिरकार तनावपूर्ण दिनों के बाद शहर के व्यवसायी संघ के सभागार में सुलह के नाम पर एक बैठक आयोजित की गई। बाहर दर्जनों पत्रकार इंतजार कर रहे थे। कैमरे की चमक लगातार चमक रही थी। अंदर माहौल एक आने वाले तूफान की तरह भारी था। रमेश जी अंदर आए, उनकी चाल धीमी थी, लेकिन उनकी आंखें तेज थीं। दूसरी तरफ मल्होत्रा पहले से ही बैठे थे। उनका चेहरा शांत था और उन्होंने मुस्कुराकर अभिवादन भी किया। दो दुश्मनों के बीच एक सतही हाथ मिलाना उन लोगों को कंपा गया जिन्होंने इसे देखा। बाहर शिष्टाचार था, अंदर एक दूसरे पर सीधे तान दी गई अदृश्य छुरियां थीं। बैठक के मध्यस्थ ने विनम्र लहजे में कहा, हम यहाँ गलतफहमियों को दूर करने के लिए हैं, ताकि दोनों पक्षों की प्रतिष्ठा पर असर न पड़े। मैं दोनों सज्जनों से संयम बरतने और एक आम सहमति खोजने का अनुरोध करता हूँ। रमेश जी ने तिरस्कार से कहा, उनकी आवाज़ खुरदरी लेकिन दृढ़ थी। गलतफहमी। मल्होत्रा, क्या तुम्हें लगता है कि मेरा ट्रेन के पहियों के नीचे लगभग मर जाना एक मजाक था? मैं सीधे कहता हूँ, तुमने ही करण का इस्तेमाल करके मुझे नुकसान पहुंचाया। माहौल एकदम शांत हो गया। सभी की निगाहें मल्होत्रा पर टिक गईं, लेकिन वह बस धीरे से हंसे और सिर हिलाया। रमेश जी, आप बूढ़े हो गए हैं, बहुत ज़्यादा शक्की हो गए हैं। आपके पोते ने कर्ज लिया, खुद मुसीबत मोल ली, और आप मुझ पर दोष मढ़ रहे हैं। यह मत भूलिए कि व्यापार की दुनिया कठोर होती है। हारने वाला अक्सर जीतने वाले को बदनाम करने के तरीके खोजता है। यह वाक्य एक ठंडे पानी के छींटे की तरह था, चुनौती से भरा हुआ। नीचे बैठे कुछ व्यवसायी फुसफुसाने लगे। रमेश जी ने अपने हाथ कसकर भींच लिए। उनकी आंखें लाल हो गईं। मेरे पास सबूत हैं, स्टेशन का कैमरा, गवाहों के बयान और लेन देन के निशान। क्या तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ छिपा सकते हो? मल्होत्रा एक पल के लिए रुके, लेकिन बहुत जल्दी उन्होंने अपना संयम वापस पा लिया। वह कुर्सी पर पीछे झुक गए। उनकी आवाज़ धीमी और आधी धमकी भरी थी। रमेश जी, ये मत भूलिए कि आपका पोता अभी भी मेरे हाथ में है। अगर आप चाहते हैं कि उसकी ज़िंदगी बची रहे, तो बेहतर होगा कि आप चुप रहें। अगर आपने कुछ और सार्वजनिक किया, तो सबसे पहले करण को ही कीमत चुकानी पड़ेगी। यह वाक्य रमेश जी के दिल में एक चाकू की तरह चुभा। इतने सारे लोगों के सामने मल्होत्रा ने छिपाने की कोशिश नहीं की, बल्कि करण का इस्तेमाल करके ही सौदेबाजी की।
रमेश जी ने अपने होंठ कसकर भींच लिए। उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उनकी आंखें अभी भी दृढ़ थीं। वह समझ गए कि अगर वह चुप रहे तो वह पूरी तरह से हार जाएंगे, लेकिन अगर वह आगे बोले तो करण की जान को खतरा होगा। जब माहौल दम घुटने वाला हो गया तो अचानक दरवाजे के बाहर एक आवाज हुई। राजू, लॉटरी टिकट बेचने वाला लड़का जो जिज्ञासावश चुपके से अंदर आ गया था, ने पूरी बातचीत सुन ली थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह व्यापार की साजिशों को पूरी तरह नहीं समझता था, लेकिन वह एक बात साफ समझ गया था, करण को मजबूर किया जा रहा था और मिस्टर मल्होत्रा ही इसके पीछे थे। राजू पर्दे के पीछे छिप गया। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प चमक उठा। मुझे रमेश अंकल को बताना होगा, बहुत देर होने से पहले कुछ करना होगा। उसने अपनी छोटी मुट्ठियां भींच लीं। उसके दिल में दूसरी बार साहस उमड़ पड़ा, ठीक उसी रात की तरह जब वह रेलवे ट्रैक पर कूदा था। सुलह की बैठक तनावपूर्ण माहौल में समाप्त हुई। प्रेस के सामने दोनों ने फिर से हाथ मिलाया। उनके चेहरे पर एक झूठी मुस्कान थी, लेकिन हर कोई समझ गया कि यह सिर्फ एक दिखावा था। वास्तव में यह एक बेरहम टकराव की शुरुआत थी। सभागार से बाहर निकलते ही रमेश जी ने राजू को अपनी ओर दौड़ते हुए देखा। हांफते हुए उसने धीरे से कहा, अंकल, मैंने सब कुछ सुन लिया। मिस्टर मल्होत्रा ने धमकी दी है कि अगर आप और कुछ कहेंगे तो वह करण भैया को नुकसान पहुंचाएंगे। वही इसके पीछे हैं। रमेश जी एक पल के लिए चौंक गए। उन्होंने राजू के कंधे पर हाथ रखा। उनकी आंखों में चिंता और प्रशंसा दोनों थी। तुम बहुत बहादुर हो बेटा, लेकिन यह मामला खतरनाक है। इसमें मत पड़ो, मुझे संभालने दो। राजू ने सिर हिलाया। उसकी आंखें चमक रही थीं। नहीं, मैंने आपको एक बार बचाया है। मैं उन्हें आपको फिर से नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं गवाही दूंगा। मैंने जो कुछ भी सुना है वह सब बता दूंगा। उस पल रमेश जी का गला भर आया। एक गरीब अनजान लड़का सबसे खतरनाक समय में उनके साथ खड़ा था, जबकि उनका अपना पोता बुरे लोगों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था। इस विरोधाभास ने उन्हें और भी दृढ़ बना दिया। ये लड़ाई वह पीछे नहीं हट सकते। तनावपूर्ण सुलह बैठक के बाद रमेश जी भारी मन से अपने बंगले लौट आए। मल्होत्रा की सभी धमकियां अभी भी उनके कानों में गूंज रही थीं। वह अच्छी तरह जानते थे कि उनका प्रतिद्वंद्वी सिर्फ बातें नहीं कर रहा था, लेकिन उसी समय राजू द्वारा संयोग से सुनी गई कहानी भी एक महत्वपूर्ण पहेली का टुकड़ा बन गई, जिससे उन्हें यह विश्वास करने में मदद मिली कि वह अकेले नहीं हैं। कुछ दिनों बाद पुलिस ने अचानक करण को बयान के लिए बुलाया। उन्होंने बैंक खातों और फोन संदेशों से कुछ सुरागों का पता लगाया था। करण पूछताछ कक्ष में बैठा था। उसका चेहरा पीला था, आंखें बेचैन थीं। शुरू में वह लगातार इनकार करता रहा, यह दावा करते हुए कि उसे सिर्फ घसीटा गया था और उसका अपने दादा को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन जब जांचकर्ता ने उसके सामने उन बैंक स्टेटमेंट की प्रतियां रखीं जिनमें घटना से ठीक पहले उसके खाते में बड़ी रकम जमा की गई थी, तो करण का चेहरा सफेद पड़ गया। ये पैसा क्या है तुम्हें? ये किसने दिया? जांच अधिकारी की आवाज दृढ़ थी। करण हकलाने लगा, पसीना बहने लगा। उसने तुतलाते हुए कहा, मैं कर्ज में था। उन्होंने कहा कि अगर मैं उनकी बात मानूंगा तो वे मेरा कर्ज माफ कर देंगे। मेरी हिम्मत नहीं हुई। एक पल की चूक। उसने नाम नहीं लिया, लेकिन ये बताने के लिए काफी था कि कोई उसके पीछे था। जांचकर्ता ने मौके का फायदा उठाया और सवाल किए। जितना ज्यादा उन्होंने पूछा, करण उतना ही उलझता गया। उसके बयान विरोधाभासी होते गए और आखिरकार उसने अपना सिर मेज पर पटक दिया और फूट फूट कर रोने लगा।
मुझसे गलती हो गई, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन उन्होंने मुझे मजबूर किया। उन्होंने मेरा सारा कर्ज चुकाने का वादा किया और मुझे धमकी भी दी। बाहर इंतजार कक्ष में रमेश जी चुपचाप बैठे थे, लाउडस्पीकर के माध्यम से उन शब्दों को सुन रहे थे। उनका दिल दर्द और राहत दोनों से भर गया। दर्द इसलिए कि उनका पोता बहुत दूर भटक गया था, और राहत इसलिए कि कम से कम करण ने कबूल करना शुरू कर दिया था। उन्होंने मन ही मन सोचा, अभी भी देर नहीं हुई है जब तक वो पछताना जानता है। उसी समय राजू को भी पुलिस स्टेशन बुलाया गया। उसने सुलह बैठक में जो कुछ भी चुपके से सुना था उसे विस्तार से बताया। मल्होत्रा ने खुलेआम रमेश जी को धमकी दी थी करण को बंधक बनाकर। राजू का बयान मासूम लेकिन सच्चा था, जिसे जांच अधिकारियों ने ध्यान से दर्ज किया। एक जांचकर्ता ने सिर हिलाया, यह लड़का एक सुनहरा गवाह है। किसने सोचा था कि इस यादी मासूम का दीका, किसने सोचा था कि इस जटिल मामले में एक लॉटरी टिकट बेचने वाले लड़के की भूमिका होगी। करण और राजू से मिली जानकारी को एक साथ रखने पर तस्वीर साफ होने लगी। मल्होत्रा सीधे तौर पर सामने नहीं आया था, लेकिन अप्रत्यक्ष सबूत बढ़ते जा रहे थे। पैसे का लेन देन, धमकियां और करण के कर्ज का फायदा उठाकर उसे मजबूर करना। हालांकि मल्होत्रा चुपचाप बैठने वालों में से नहीं था। ये जानकर कि करण ने कुछ कबूल कर लिया है, उसने तुरंत इंटरनेट पर अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। करण सजा से बचने के लिए कहानी गढ़ रहा है, मिस्टर मल्होत्रा पर झूठा आरोप लगा रहा है। राजू को बदनाम करने वाले कई लेख भी सामने आए। लॉटरी टिकट बेचने वाला लड़का सिर्फ एक किराए का अभिनेता है जो हीरो की भूमिका निभाने के लिए रखा गया है। ये झूठी खबरें तेजी से फैलीं और जनता फिर से भ्रमित हो गई। रमेश जी ने हर कड़वी टिप्पणी पढ़ी। उनका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। वह जानते थे कि मल्होत्रा भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहा था, मीडिया का इस्तेमाल करके स्थिति को पलटने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस बार वह अकेले नहीं थे। उनके साथ राजू था, एक गरीब लेकिन बहादुर लड़का, और सच्चाई जो हर बयान के साथ धीरे धीरे सामने आ रही थी। एक शाम जब पूरा परिवार लिविंग रूम में बैठा था, राजू ने अचानक कहा, रमेश अंकल, मुझे डर नहीं है, लोग मुझे गाली दें, फिर भी मैं गवाही दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि सच्चाई को हमेशा के लिए छिपाया नहीं जा सकता। रमेश जी ने लड़के को देखा, उनकी आंखें नम थीं। उन्होंने राजू के कंधे पर हाथ रखा। उनकी आवाज़ भर्राई हुई थी, बेटा, तुम हम बड़ों से ज़्यादा बहादुर हो। मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा जैसे तुमने मेरी रक्षा की थी। उस पल रमेश जी के दिल में एक नई आग जल उठी। उन्हें एहसास हुआ कि मल्होत्रा के साथ टकराव सिर्फ उनकी अपनी जीवन मृत्यु की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह साबित करने की लड़ाई भी थी कि अच्छाई को झूठ और ताकत से दबाया नहीं जा सकता। जांच सबसे तनावपूर्ण चरण में पहुंच गई। सभी गुत्थियां धीरे धीरे सुलझ रही थीं। करण ने आंशिक रूप से कबूल कर लिया। राजू एक प्रमुख गवाह बन गया। मल्होत्रा घबराने लगा, और रमेश जी जानते थे कि उनके प्रतिद्वंद्वी का नकाब उतरने का दिन दूर नहीं था। आखिरकार मुकदमे का दिन आ ही गया। सुबह सुबह शहर की अदालत के गेट के बाहर लोगों की भीड़ जमा थी। जिज्ञासु जनता, धक्का मुक्की करते पत्रकार, कैमरे लगातार घूम रहे थे। हर कोई उस मामले को अपनी आंखों से देखना चाहता था जिसने पिछले कुछ हफ्तों से जनता को हिलाकर रख दिया था। एक प्रसिद्ध व्यवसायी की रेलवे स्टेशन पर हत्या की कोशिश न केवल मामले की गंभीरता के कारण बल्कि इसीलिए भी कि इसमें शामिल सभी किरदार जाने माने नाम थे। रमेश शर्मा, एक अमीर व्यवसायी, मल्होत्रा, एक कुख्यात व्यापारिक प्रतिद्वंद्वी, और
करण एक गुमराह पोता। रमेश शर्मा दुबले पतले शरीर के साथ दिखाई दिए धीरे धीरे चल रहे थे, लेकिन उनकी आंखें दृढ़ थीं। उनके बगल में राजू था, लॉटरी टिकट बेचने वाला लड़का, एक नई सफ़ेद शर्ट में जो उसे किसी ने खरीद कर दी थी। राजू ने अपनी माँ का हाथ कसकर पकड़ रखा था, लेकिन उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भरी थीं। वह जानता था कि आज उसके शब्द इसमें शामिल लोगों के जीवन और सम्मान का फैसला कर सकते हैं। कोर्टरूम खचाखच भरा हुआ था। कटघरे में करण सिर झुकाए खड़ा था, उसके हाथ कांप रहे थे, उसका चेहरा पीला था। कई रातों की नींद न पूरी होने से उसकी आंखें लाल थीं। नीचे बैठे अपने दादा को देखकर उसके आंसू अनायास ही बह निकले। दूसरी तरफ मल्होत्रा एक शानदार वेशभूषा में अंदर आया। उसके चेहरे पर वही आधी मुस्कान थी। उसने पत्रकारों की भीड़ को सिर हिलाकर अभिवादन किया, जैसे कि वह शो का मुख्य पात्र हो। हथौड़े की ठक ठक की आवाज़ गूंजी और मुकदमा शुरू हुआ। सरकारी वकील खड़े हुए, उनकी आवाज़ गूंज रही थी। माननीय न्यायाधीश महोदय, देवियों और सज्जनों, आज हम श्री रमेश शर्मा की हत्या के प्रयास के मामले की सुनवाई कर रहे हैं। पीड़ित एक विशेष गवाह के साहस के कारण सौभाग्य से बच गए। आज हम सभी सबूत और गवाह पेश करेंगे, यह साबित करने के लिए कि इस मामले के पीछे का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि मिस्टर मल्होत्रा हैं। कोर्टरूम में हलचल मच गई। मिस्टर मल्होत्रा ने तिरस्कार से मुस्कुराया। उनके वकील ने तुरंत खड़े होकर इसका खंडन किया, ये दावा करते हुए कि ये सब केवल अटकलें थीं, कोई सीधा सबूत नहीं था। कोर्टरूम में माहौल हर मिनट गर्म होता जा रहा था। एक एक करके सबूत पेश किए गए। स्टेशन पर करण और अजनबियों के समूह का कैमरा फुटेज, असामान्य धन हस्तांतरण के स्टेटमेंट और करण का बयान कि उसे मजबूर किया गया था। लेकिन ये सब अभी भी निर्णायक नहीं था। मल्होत्रा के वकील ने चालाकी से स्थिति को मोड़ दिया, ये कहते हुए कि ये सिर्फ एक संयोग था और करण अपनी सज़ा कम करने के लिए झूठे आरोप लगा रहा था। पूरा कोर्टरूम सन्न रह गया जब न्यायाधीश ने अपनी आवाज़ उठाई, सबसे महत्वपूर्ण गवाह को बुलाया जाए। राजू, उम्र 12 साल, पेशा लॉटरी टिकट बेचना। राजू कांपते हुए गवाही के कटघरे की ओर बढ़ा। वह उस बड़े कमरे के बीच में एक छोटा सा लड़का था। सैकड़ों आंखें उस पर टिकी थीं, लेकिन जब उसने रमेश जी को प्रोत्साहन में सिर हिलाते देखा तो राजू ने एक गहरी सांस ली और सारी हिम्मत जुटाई। उसने स्पष्ट रूप से सब कुछ बताया उस रात से। जब उसने रमेश जी को बंधा हुआ देखा, उन्हें बचाने के लिए दौड़ा और उस सुलह बैठक तक जहां उसने मल्होत्रा की धमकियां सुनी थीं। उसकी आवाज़ा सास 15 साफ थे, बिना किसी बनावट के, लेकिन ये उसकी मासूमियत ही थी जिसने उसके शब्दों को इतना सच्चा बना दिया। मैंने साफ सुना कि मिस्टर मल्होत्रा ने रमेश अंकल से कहा कि अगर वह और कुछ कहेंगे तो करण भैया को कीमत चुकानी पड़ेगी। मैंने झूठ नहीं सुना, मैंने अपने कानों से सुना है। राजू ने जोर से कहा। उसकी आंखें लाल हो गईं। कोर्टरूम में फुसफुसाहट गूंज उठी। कुछ पत्रकारों ने तुरंत नोट्स लेना और लाइव स्ट्रीम करना शुरू कर दिया। मल्होत्रा का चेहरा एक पल के लिए पीला पड़ गया, फिर उसने जल्दी से अपना संयम वापस पा लिया। वह तिरस्कार से हंसा। एक लॉटरी टिकट बेचने वाला लड़का क्या जानता है? उसने चुपके से सुना और प्रसिद्ध होने के लिए कहानी गढ़ दी। माननीय अदालत एक बच्चे के शब्दों के आधार पर मुझे दोषी नहीं ठहरा सकती। सरकारी माननीय अदालत, वकील ने तुरंत इसका खंडन किया। माननीय न्यायाधीश, एक बच्चे की मासूमियत ही सच्चाई का सबसे स्पष्ट प्रमाण है। एक गरीब लड़का जिसका व्यापार की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, उसके पास झूठे आरोप लगाने का कोई मकसद क्यों होगा?
और उसकी गवाही हमारे पास मौजूद सबूतों से पूरी तरह मेल खाती है। नीचे बैठे रमेश जी ने राजू को देखा। उनका दिल भावनाओं से भर गया। उन्होंने उस लड़के की छवि में न्याय की झलक देखी, छोटा लेकिन साहसी। और करण उन शब्दों को सुनकर अपना सिर और भी नीचे झुका लिया। उसके कंधे कांप रहे थे। उसके दिल में झूठ की दीवार धीरे धीरे ढह रही थी। कोर्टरूम में माहौल पहले से कहीं ज्यादा तनावपूर्ण हो गया था। एक तरफ अप्रत्यक्ष सबूत थे जो एक साथ जुड़ रहे थे, दूसरी तरफ एक चालाक लोमड़ी थी जो अपराध से इनकार कर रही थी, और बीच में राजू की छव्वे एक तीर की तरह खड़ी थी जो सीधे सच्चाई की ओर इशारा कर रही थी। मुकदमा अभी शुरू ही हुआ था, लेकिन जनता की राय पहले ही रमेश जी के पक्ष में झुक चुकी थी। लोगों का दिल एक विस्फोटक क्षण का इंतजार कर रहा था जब मल्होत्रा का नकाब और नहीं छिप सकेगा। राजू की गवाही के बाद पूरा कोर्ट रूम शांत हो गया। वह छोटा सा लड़का कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में विश्वास की चमक ने हर देखने वाले को भावुक कर दिया। न्यायाधीश ने हथौड़ा बजाया। उनकी आवाज गहरी लेकिन दृढ़ थी। गवाह का धन्यवाद। अदालत गवाही दर्ज करती है। जब राजू नीचे उतरा तो रमेश जी तुरंत खड़े हुए और उसे अपनी सीट पर वापस ले आए। उनके कांपते हाथों ने उस छोटे से हाथ को पकड़ लिया। उनकी आंखों में गर्व की चमक थी। तुमने बहुत अच्छा किया राजू, उन्होंने धीरे से फुसफुसाया। कोर्टरूम में माहौल पूरी तरह से रमेश जी के पक्ष में झुक गया था, लेकिन मल्होत्रा का वकील अभी भी स्थिति को पलटने की कोशिश कर रहा था। लगातार राजू से सवाल कर रहा था, एक कमी खोजने की कोशिश कर रहा था। हालांकि लड़के की मासूमियत और सच्चाई ने उसके फंसाने वाले सवालों को निरर्थक बना दिया। जितना ज्यादा वह सवाल करता, जनता उतना ही ज्यादा राजू पर विश्वास करती। जब कोई और रास्ता नहीं बचा तो सरकारी वकील ने अचानक एक ऑडियो रिकॉर्डिंग पेश की जो मल्होत्रा के एक गुर्गे के फोन से निकाली गई थी। उसमें एक जानी पहचानी खुरदरी आवाज़ गूंजी, उस कारण लड़के को काम खत्म करने के लिए मजबूर करो, बस उसे ट्रैक पर धकेल दो और सब कुछ खत्म हो जाएगा, पैसे का मैं देख लूंगा। ये आवाज़ कोर्ट रूम में बिजली की तरह गूंजी। कई लोगों के मुंह खुले रह गए। पत्रकारों ने पागलों की तरह लिखना शुरू कर दिया। सभी की निगाहें मल्होत्रा पर टिक गईं। उसका चेहरा एक पल के लिए बदल गया। उसकी मुट्ठियां कस गईं, लेकिन बहुत जल्दी उसने एक झूठी मुस्कान के साथ कहा, यह आवाज मिलती जुलती है। तुम लोगों ने मुझे फंसाने के लिए कहानी गढ़ी है, लेकिन यह वाक्य विश्वसनीय नहीं था, क्योंकि इसके तुरंत बाद सरकारी वकील ने नकद लेन देन के और स्टेटमेंट पेश किए जो उस समय से मेल खाते थे जब करण ने अपना कर्जा सरकारी ने मित्यरे और वाद के पन्ना के ऊपर अदा किया है, चुकाया था। सब कुछ एक ही दिशा में इशारा कर रहा था। मल्होत्रा ही मास्टरमाइंड था। कटघरे में करण जैसे टूट गया। वह फूट फूट कर रोने लगा, दोनों हाथों से अपना चेहरा छिपा लिया। माफ कर दो दादाजी, मुझसे गलती हो गई। ये उन लोगों ने ही मुझे पैसे देकर ऐसा करने के लिए मजबूर किया था। मैं कायर हूँ, मैं लालची हूँ, मैंने आपको नुकसान पहुँचाया, मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। उसकी दिल दहला देने वाली चीख ने पूरे कोर्टरूम को शांत कर दिया। नीचे बैठे रमेश जी की आंखों में आंसू थे। उन्हें अब गुस्सा नहीं आ रहा था, सिर्फ अपने गुमराह पोते के लिए दर्द था। उन्होंने मन ही मन सोचा, कम से कम वह अपनी गलती मानना जानता है। उसके पास अभी भी वापस लौटने का एक मौका है। इसके विपरीत मल्होत्रा ने मेज पर हाथ मारा और चिल्लाया, कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की। यह अनजाने में निकला वाक्य आखिरी कील थी। उसने खुद ही अपने आप को फंसा दिया। कोर्टरूम में चर्चा की लहर दौड़ गई। न्यायाधीश ने गंभीरता से आरोपी को शांत रहने का आदेश दिया।
आपके अभी कहे गए शब्द रिकॉर्ड में दर्ज किए जाएंगे। उस पल मल्होत्रा का नकाब आखिरकार उतर गया। वह अब जनता के सामने एक आकर्षक व्यवसायी नहीं था, बल्कि एक धूर्त क्रूर अपराधी के रूप में सामने आया था। जनता की निगाहें अब उसे तिरस्कार से देख रही थीं। मुकदमा देर शाम तक चला। पूछताछ, जिरा और सभी सबूतों की जांच के बाद न्यायाधीश ने फैसले पर विचार करने के लिए एक विराम की घोषणा की। अदालत के बाहर सैकड़ों लोग अभी भी इंतजार कर रहे थे, लगातार चर्चा कर रहे थे, लेकिन अब वे पहले की तरह संदिग्ध नहीं थे। उन्होंने अपनी आंखों से वह सच्चाई देखी थी जिसे नकारा नहीं जा सकता था। रमेश जी अदालत से बाहर आए। उनके कंधे भारी थे, लेकिन उनकी आंखें चमक रही थीं। उनके बगल में राजू था। उसका चेहरा मासूम था, लेकिन एक दुर्लभ साहस का प्रदर्शन कर रहा था। पीछे करण को ले जाया जा रहा था, लेकिन उसकी लाल आंखें अभी भी अपने दादा की ओर थीं, जैसे वह एक मौका मांग रहा हो। रमेश जी ने सिर उठाकर आकाश की ओर देखा। शाम का आसमान खून और आंसुओं से रंगा हुआ लग रहा था, लेकिन उनके दिल में उम्मीद की एक किरण जगी। न्याय नजदीक था और उन्हें विश्वास था, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, सच्चाई का नाम लिया जाएगा। कई दिनों की सुनवाई के बाद आखिरकार फैसला सुनाया गया। मल्होत्रा और उसके साथियों को कड़ी सजा मिली। करण को ईमानदारी से कबूल करने और जांच में सहयोग करने के कारण कम सजा मिली। हालांकि उसे अभी भी जेल में सुधार के वर्षों के साथ अपनी कीमत चुकानी थी। जब न्यायाधीश ने फैसला पढ़ा तो कोर्टरूम में सन्नाटा छा गया। सिर्फ करण की दबी हुई सिसकियां और रमेश जी की लाल आंखें थीं। खबर फैलते ही जनता ने ज्यादातर फैसले का समर्थन किया। कई लोगों को रमेश जी के लिए दुख हुआ, जो मौत से बचने के साथ साथ अपने पोते को कटघरे में देखने के लिए मजबूर हुए। दूसरों ने उनकी उदारता की प्रशंसा की, क्योंकि मुकदमे के दौरान भी उन्होंने अदालत से करण के प्रति नरमी बरतने की गुजारिश की थी। कुछ हफ्तों बाद जब उनकी सेहत बेहतर हो गई, रमेश जी ने करण से मिलने के लिए जेल जाने का फैसला किया। उस दिन मौसम ठंडा था। मुरझाए पेड़ों पर हल्की बारिश हो रही थी। रमेश जी ने एक साधारण स्वेटर पहना था, जो उनके सामान्य शानदार अंदाज से बिल्कुल अलग था। वह एक व्यवसायी के रूप में नहीं, बल्कि बस एक दादा के रूप में अपने पोते से मिलने आए थे। मुलाकात कक्ष में करण बाहर आया। उसके हाथों में हल्की हथकड़ियां थीं। उसका चेहरा पहले से ज्यादा पीला था। जैसे ही उसने अपने दादा को देखा, वह फूट फूट कर रोया और घुटनों के बल गिर गया। दादाजी, मुझे माफ कर दो। मैं कृतघ्न हूं, मैं नीच हूं। मैं आपका पोता कहलाने के लायक नहीं हूं। रमेश जी कांपते हुए आगे बढ़े और करण को उठाया। उनके भी आंसू बह रहे थे। उन्होंने उसके दुबले पतले कंधों को कसकर पकड़ लिया। उनकी आवाज भर्राई हुई थी। करण, मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन मैंने तुमसे प्यार करना कभी नहीं छोड़ा। तुमने गलती की तो तुम कीमत चुकाओगे, लेकिन यह मत सोचो कि तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई है। पछतावा का मतलब है कि अभी भी फिर से शुरुआत करने का मौका है। यह वाक्य उस नफरत की रस्सी को काट गया जो करण के दिल को जकड़े हुए थी। उसने अपने दादा को कसकर गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। वे आंसू सिर्फ अपराध के नहीं थे, बल्कि माफी पाने और फिर से शुरू करने की इच्छा के भी थे। मुलाकात के बाद रमेश जी घर लौट आए। उनका मन हल्का हो गया था। वह जानते थे कि उनके दिल का घाव तुरंत नहीं भरेगा, लेकिन कम से कम पश्चाताप का बीज बोया जा चुका था। वह करण जिसे उन्होंने कभी प्यार किया था, वह अभी भी उन आंसू भरी आंखों में कहीं था। शाम को जब राजू और उसकी माँ आए, रमेश जी ने उन्हें मुलाकात के बारे में बताया। राजू चुपचाप सुनता रहा, फिर झिकते हुए कहा, मुझे विश्वास है कि करण भैया बदल जाएंगे।
मैंने उनकी आंखों में देखा है कि वह अभी भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। रमेश जी ने लड़के को देखा, उनकी आंखों में विश्वास भरा था। उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। हाँ राजू, मुझे भी विश्वास है। तुम्हारी वजह से आज मुझे यह विश्वास और भी ज्यादा है। उस गर्म कमरे में 3 अलग अलग दुनिया के 3 लोग, एक अमीर व्यवसायी, एक लॉटरी टिकट बेचने वाला लड़का और एक गरीब माँ, एक साथ बैठे थे, अपने दर्द और उम्मीदें साझा कर रहे थे। यह बंधन पैसे या ताकत से नहीं बल्कि दया और ईमानदारी से बना था। बाहर बारिश अभी भी हो रही थी, जैसे उदास दिनों की धूल धो रही हो। रमेश जी के दिल में कई महीनों के बाद पहली बार शांति की भावना आई। वह जानते थे कि आगे का रास्ता लंबा है, लेकिन उनके परिवार ने ठीक होने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। अगले दिनों में वह बंगला जो कभी सुनसान रहता था, अब अचानक ज्यादा जीवंत हो गया। रमेश जी ने राजू और उसकी माँ को कुछ समय के लिए साथ रहने के लिए आमंत्रित किया ताकि उन्हें कंपनी मिल सके। शुरू में राजू की माँ लता झिझक रही थी, लेकिन उनकी ईमानदारी के सामने उसने स्वीकार कर लिया। इस तरह उस घर में जो कभी ठंडा था, हर शाम बच्चों की हंसी गूंजने लगी। रमेश जी ने राजू को फिर से स्कूल भेजना शुरू कर दिया। पहले दिन उसने एक नई स्कूल यूनिफॉर्म पहनी और आईने के सामने काफी देर तक खड़ा रहा। उसकी आंखें चमक रही थीं। रमेश जी दूर से देख रहे थे, उनका दिल गर्म हो गया। उन्हें अचानक करण की याद आई, जो बचपन में उतना ही मासूम था। स्कूल के मैदान में दौड़ता भागता था। उन्होंने मन ही मन कहा, इस बार मैं किसी भी बच्चे को अकेला नहीं छोड़ूंगा। शाम को एक साधारण लेकिन गर्मजोशी भरे खाने के बाद तीनों एक साथ बैठे। राजू उत्साह से स्कूल की कहानियां सुना रहा था। लता धीरे से मुस्कुरा रही थी और रमेश जी ध्यान से सुन रहे थे। कभी कभी सिर हिलाते थे। अब कोई भव्य पार्टियां नहीं थीं, कोई तनावपूर्ण व्यापारिक चर्चाएं नहीं थीं, लेकिन रमेश जी ने पहले कभी इतनी सरल खुशी महसूस नहीं की थी। एक दिन राजू ने अचानक पूछा, रमेश, अंकल करण भैया हमारे साथ खाना खाने के लिए घर कब आएंगे? रमेश जी एक पल के लिए रुक गए। जब भी उन्हें अपने पोते की याद आती, उनका दिल दुखता था, लेकिन उन्होंने धीरे से मुस्कुराया, अभी बहुत समय है बेटा, लेकिन मुझे विश्वास है कि एक दिन करण वापस आएगा और हमारे साथ पहले की तरह खाना खाएगा। राजू ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में विश्वास भरा था। वह करण को एक अपराधी के रूप में नहीं, बल्कि एक गुमराह भाई के रूप में देखता था, जो वापस लौट आएगा। यह मासूमियत ही थी, एक छोटी सी दीपक की तरह, जिसने रमेश जी के दिल को गर्म किया, जिससे उन्हें पुनर्मिलन के दिन पर और भी ज्यादा विश्वास हुआ। जेल में करण भी धीरे धीरे बदल रहा था। शुरू में वह अपराध बोध में जी रहा था, सबसे बचता था, लेकिन फिर जब वार्डन ने उसे अखबार पढ़ने दिया और उसने अपने दादा राजू और उसकी माँ की तस्वीरें चैरिटी कार्यक्रमों में देखी, तो उसका दिल सिकुड़ गया। उसने राजू को मंच पर खड़े होकर ईमानदारी के बारे में जोर से बोलते हुए देखा। उसने अपने दादा को देखा, जो बूढ़े होने के बावजूद गरीब बच्चों की मदद करने के लिए अपना सब कुछ दे रहे थे। और फिर लंबी कैद की रातों में करण ने सोचना शुरू कर दिया। एक बार करण ने एक पत्र घर भेजा, दादाजी, मैंने अखबार में पढ़ा कि आप और राजू अच्छे काम कर रहे हैं। मुझे बहुत शर्म आ रही है, लेकिन मेरे दिल में एक उम्मीद भी है। मैं एक दिन बाहर आकर राजू के साथ खड़े होकर कुछ उपयोगी करना चाहता हूँ। कृपया मुझे एक मौका दें, मुझे अकेला न छोड़ें। पत्र मिलने पर रमेश जी ने उसे कसकर पकड़ लिया। आंसू कागज पर गिर गए। वह जानते थे कि पश्चाताप काफी नहीं है,
लेकिन कम से कम करण ने अपने दिल के अंदर से बदलना शुरू कर दिया था। यह पश्चाताप की प्रक्रिया का पहला कदम था। उन्होंने कांपते हुए अक्षरों में जवाब लिखा, करण, मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। तुमने गलती की, लेकिन तुम अपनी गलती मानना जानते हो। इसका मतलब है कि तुम्हारे पास अभी भी वापस लौटने का एक रास्ता है। विश्वास बनाए रखो। एक दिन तुम मेरे और राजू के साथ अच्छे काम करोगे, अपनी गलतियों का प्रायश्चित करोगे। पत्रों का आदान प्रदान धीरे धीरे एक अदृश्य धागा बन गया जो करण को उसके परिवार से जोड़ता था। उसके दादा के हर शब्द, राजू के हर प्रोत्साहन के वाक्य करण को खड़े रहने में मदद करने के लिए एक मानसिक दवा की तरह थे। उसे टूटने नहीं देते थे। बातचीत के दौरान रमेश जी अक्सर राजू को करण के बारे में बताते थे। बचपन की यादें, जब करण शरारती लेकिन प्यारा हुआ करता था। राजू ध्यान से सुनता और कभी कभी कहता, मुझे विश्वास है कि करण भैया फिर से अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि हर कोई कभी ना कभी गलती करता है, बस उन्हें सुधारने का मौका मिलना चाहिए। रमेश जी मुस्कुराए। उनकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। वह समझ गए कि उनके परिवार के ठीक होने की प्रक्रिया सिर्फ जनता की राय से उबरना नहीं थी, बल्कि इस विश्वास को बनाए रखना भी था कि इंसान भले ही गिर जाए, अगर उसे रास्ता दिखाया जाए तो वह वापस लौट सकता है। बाहर शाम की सुनहरी धूप छतों पर फैली हुई थी। ठंडी हवाएं नए मौसम की खुशबू ला रही थीं, लेकिन रमेश जी के दिल में इतने तूफानों के बाद अब शांति आने लगी थी और उन्हें विश्वास था यह घर जल्द ही करण का स्वागत करेगा, ताकि पूरा परिवार एक साथ बैठकर घावों को भर सके। समय बीतता गया और राजू और रमेश जी की कहानी अब सिर्फ एक सनसनीखेज खबर नहीं रही, बल्कि सामाजिक जीवन में एक जीवंत सबक बन गई। कई स्कूलों ने आधिकारिक तौर पर इस कहानी को नागरिक शिक्षा की कक्षाओं में शामिल किया। इसे साहस, उदारता और विश्वास की शक्ति के प्रमाण के रूप में देखा। एक बड़े विश्वविद्यालय के सभागार में दयालुता दुनिया को बदल सकती है विषय पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई। विशेष अतिथि कोई और नहीं बल्कि रमेश जी और राजू थे। जब वे मंच पर आए, राजू ने एक साधारण यूनिफॉर्म पहनी थी। माइक्रोफोन कसकर पकड़ा हुआ था। उसका चेहरा थोड़ा तनावग्रस्त था, लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद उसने अपना संयम वापस पा लिया और एक मासूम आवाज में अपनी कहानी सुनाई। उस दिन मैंने बस सोचा, अगर मैंने उन्हें अकेला छोड़ दिया तो मुझे जिंदगी भर पछतावा होगा। मैं खुद को हीरो नहीं मानता, मैंने बस सही काम किया। पूरा सभागार सन्न रह गया। फिर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। छात्रों ने एक दूसरे को देखा। कुछ की आंखें लाल थीं। एक छात्र खड़ा हुआ और बोला, मुझे लगता है कि अगर मैं उस स्थिति में होता तो मैं शायद डर जाता और ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन राजू के कारण मुझे एहसास हुआ कि साहस का मतलब डरना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद सही काम करने की हिम्मत करना है। रमेश जी पास में बैठे हर शब्द सुन रहे थे। उनका दिल भावनाओं से भर गया। वह समझ गए एक गरीब लड़के की एक सहज क्रिया अब पूरी युवा पीढ़ी के लिए एक बड़ा सबक बन गई थी। न केवल देश में, बल्कि कहानी को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा भी साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया था। सिंगापुर में एक गैर लाभकारी संगठन ने राजू और रमेश जी को दयालुता की शिक्षा पर एक सेमिनार में भाग लेने के लिए एक निमंत्रण पत्र भेजा। यहाँ राजू पहली बार विदेश गया। सैकड़ों अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के बीच मंच पर खड़ा हुआ। भले ही उसकी आवाज़ अभी भी कांप रही थी, लेकिन उसकी सच्चाई ने सभी के दिलों को छू लिया। एक जापानी प्रोफेसर ने भावुक होकर साझा किया, इस लड़के ने न केवल एक जान बचाई, बल्कि इस विश्वास को भी बचाया
कि दयालुता अभी भी मौजूद है। यह एक संदेश है जिसे हमें दुनिया भर की युवा पीढ़ी तक पहुंचाने की ज़रूरत है। सेमिनार के बाद कई अंतर्राष्ट्रीय अखबारों ने राजू को साहस और दयालुता के प्रतीक के रूप में प्रशंसा करना जारी रखा। लोगों ने उसे एक छोटी सी रोशनी की तरह बताया जो स्वार्थ और असंवेदनशीलता के अंधेरे के बीच विश्वास जगाती है। घर पर बच्चे राजू भैया बनने का खेल खेलने लगे। एक दूसरे को काल्पनिक रेलवे ट्रैक से खींचते और फिर हंसते। शिक्षक इसे प्रोत्साहित करते थे क्योंकि उन्होंने इसे बच्चों को सरल खेलों से इंसान बनना सिखाने का एक तरीका देखा। राजू अनजाने में एक प्रोत्साहित करते थे। रिलेटेबल रोल मॉडल बन गया जो ऐतिहासिक हस्तियों की तरह दूर नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी के बीच जीवंत था। रमेश जी ये सब देखकर भावुक होकर आहें भरते। उन्होंने कभी परिवार और लोगों पर से विश्वास खो दिया था, लेकिन राजू के कारण न केवल उनकी जान बची बल्कि उन्होंने पूरे समाज को एक नया विश्वास प्राप्त करते हुए देखा। उन्होंने मन ही मन सोचा, शायद मेरे जीवन का आखिरी मिशन व्यापार करना नहीं बल्कि उम्मीद के बीज बोना है। एक साक्षात्कार में रमेश जी ने कहा, मैं खुद को एक प्रेरणा स्रोत होने का दावा करने की हिम्मत नहीं करता। असली प्रेरणा स्रोत राजू है। उस लड़के ने मुझे और हम सभी को सिखाया है कि एक इंसान होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात एक दयालु दिल रखना है। यह वाक्य तेजी से फैल गया, कई युवाओं का पसंदीदा उद्धरण बन गया। यह पोस्टर पर, सोशल मीडिया पर और यहाँ तक कि स्कूल न्यूज़लेटर्स पर भी दिखाई दिया। और फिर एक प्रतीत होने वाली छोटी सी क्रिया से कहानी एक बड़ी लहर बन गई, संदेहों को बहा ले गई। इस विश्वास को बोया कि एक प्रतिस्पर्धी समाज के बीच भी अभी भी शुद्ध दिल है। अभी भी दयालुता के कार्य हैं जो पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। राजू की कहानी हर जगह फैल गई, स्कूल के मैदानों से लेकर संसद तक, स्थानीय अखबारों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक। लेकिन सबसे चमत्कारी बात यह थी कि यह सिर्फ प्रशंसा पर नहीं रुकी, बल्कि कई लोगों को अपनी जीवन शैली बदलने के लिए एक प्रेरणा बन गई। एक लड़की जिसे कभी उसके सहपाठियों द्वारा तंग किया जाता था ने बहादुरी से एक कमज़ोर बच्चे की रक्षा के लिए आवाज़ उठाई और कहा, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे राजू भैया की याद आई। अगर वह एक ट्रेन के सामने एक व्यक्ति को बचाने की हिम्मत कर सकते हैं तो मैं भी भीड़ के सामने अपने दोस्त की रक्षा करने की हिम्मत कर सकती हूँ। विश्वविद्यालय के छात्रों के एक समूह ने स्वैच्छिक गतिविधियों को करने के लिए छोटी सी आग क्लब स्थापित करने का फैसला किया। वे अपने साथ भौतिक गरीबी डरावनी नहीं है, दिल की गरीबी डरावनी है का आदर्श वाक्य लेकर चले। राजू की छवि पोस्टर पर समूह की यूनिफॉर्म पर छपी एक प्रतीक बन गई, जिसने युवाओं के बीच एक दयालु जीवन जीने का आंदोलन शुरू किया। लेकिन इस प्रसार के सामने रमेश जी ने एक और बड़ा कदम उठाने का फैसला किया। उन्होंने छोटी सी आग केंद्र बनाने की योजना की घोषणा की, जो ज़रूरतमंद बच्चों के लिए एक साझा घर होगा, जो सीखने और जीवन कौशल का अभ्यास करने का स्थान होगा। शिलान्यास समारोह में उन्होंने राजू का हाथ कसकर पकड़कर घोषणा की, यह केंद्र वह स्थान होगा जहां अच्छाई के बीज बोए जाएंगे ताकि कोई भी बच्चा स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर ना हो, राजू की तरह लॉटरी टिकट बेचने के लिए भटकना न पड़े। यह भविष्य में विश्वास बोने का स्थान होगा। हजारों लोग, स्वयंसेवक और पत्रकार इस ऐतिहासिक क्षण को देखने के लिए मौजूद थे। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी, कई लोग रो पड़े। वे समझ गए कि एक गरीब लड़के की एक साहसी क्रिया से अब एक सामाजिक आंदोलन समाज को बदलने के लिए एक परियोजना बन गई थी।
राजू उस समय पास में खड़ा था। उसका चेहरा शर्म से लाल था। उसने धीरे से लोगों से कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि दूसरे छोटे बच्चे स्कूल जा सकें, मेरी तरह लॉटरी टिकट ना बेचना पड़े। ये सरल वाक्य लाखों लोगों के दिलों को छू गया। प्रेस ने खबर दी, सोशल मीडिया ने इसे जोर शोर से साझा किया। लोगों ने अब राजू को सिर्फ करोड़पति को बचाने वाला लड़का नहीं कहा, बल्कि उसे आग जलाने वाला कहना शुरू कर दिया। शांत शामों में रमेश जी अक्सर अपने घर के बरामदे में बैठते राजू को पीली रोशनी के नीचे पढ़ते हुए देखते। उन्होंने खुद से कहा, मैं कभी सोचता था कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मेरी कंपनी, मेरी संपत्ति है, लेकिन अब सबसे बड़ी उपलब्धि ये लड़का है। साहस और दयालुता का एक जीवंत उदाहरण। यहाँ तक कि करण ने भी जेल में छोटी सी आग केंद्र के शिलान्यास के बारे में अखबार में पढ़कर अपने दादा को एक पत्र लिखा। दादाजी, मैंने आपको और राजू को एक साथ खड़े देखा। मुझे शर्म और आत्मग्लानि महसूस हुई, लेकिन मैंने अपने दिल में एक प्रकाश की किरण भी देखी। जब मैं बाहर आऊंगा तो मैं इस केंद्र में अपना योगदान देना चाहता हूं। कृपया मुझे फिर से शुरू करने का एक मौका दें। उस पत्र को पढ़कर रमेश जी को यकीन हो गया। राजू की रोशनी ने करण के दिल को भी रोशन करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे एक प्रतीत होने वाली छोटी सी क्रिया से एक जान बचाने के लिए दौड़ना, अब राजू एक पीढ़ी के लिए एक प्रतीक बन गया था। यह कहानी पाठ्यपुस्तकों में, टीवी कार्यक्रमों में और यहाँ तक कि रोज़मर्रा की पारिवारिक बातचीत में भी सुनाई जाने लगी। इसने सभी को याद दिलाया कि धोखे और प्रतिस्पर्धा से भरे समाज के बीच यदि आप एक शुद्ध दिल रखते हैं तो आप चमत्कार कर सकते हैं। जिस दिन करण भार की सज़ा पूरी हुई, आसमान असाधारण रूप से नीला और साफ था। रमेश जी बहुत सुबह उठ गए, एक साधारण शर्ट पहनी और जेल के गेट के बाहर इंतज़ार करने लगे। उनके बगल में राजू और उसकी माँ थे। दोनों ही उतने ही बेचैन थे। हर मिनट एक सदी की तरह बीत रहा था, जब तक कि नहीं खुला और एक दुबला पतला साया बाहर निकला। करण। उसके पास अब वह अभिमानी आकर्षक रूप नहीं था। इसके बजाय उसका चेहरा धूप से तपा हुआ था। आंखें थकी हुई थीं, लेकिन पछतावे की चमक थी। जैसे ही उसने अपने दादा को देखा, करण रुक गया। उसके होंठ कांप रहे थे। फिर अचानक वह घुटनों के बल गिर गया। आंसू बहने लगे। दादाजी, मुझे माफ कर दो। मैंने आपको दुख दिया, परिवार को तोड़ दिया। मैं आपकी माफ़ी की उम्मीद नहीं करता। मैं बस आपको एक बार और दादाजी कहने की उम्मीद करता हूँ। रमेश जी कांपते हुए आगे बढ़े। उनकी आंखें लाल थीं। उन्होंने करण को उठाया, उसे कसकर गले लगाया और भावुक होकर कहा, करण, मैं इस दिन का बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहा था। मुझे तुम्हारे माफ़ी के शब्दों की ज़रूरत नहीं है। मुझे बस ज़रूरत है कि तुम अब से एक अच्छा, दयालु जीवन जियो। यह दृश्य देखकर राजू की आंखें भर आईं। वह पास आया और धीरे से पुकारा, करण भैया। करण मुड़ा, उसकी आंखें नम थीं। उस पल में दोनों के बीच जैसे कोई दूरी नहीं रही। राजू ने अपना छोटा सा हाथ आगे बढ़ाया। करण ने कुछ सेकंड झिझकते हुए फिर उसे कसकर पकड़ लिया। एक दबी हुई सिसकी निकली, लेकिन उसके होठों पर एक मुस्कान भी थी। लता पास में खड़ी थी, अपने रोने को रोकने के लिए अपना मुंह हाथ से ढके हुए थी। इतने सालों की तकलीफ के बाद आज उसने एक परिवार को फिर से जुड़ते हुए देखा। भले ही वह जानती थी कि आगे का रास्ता अभी भी चुनौतियों से भरा है, लेकिन कम से कम उन्होंने एक दूसरे को पा लिया था। घर लौटते समय रमेश जी ने खिड़की से बाहर देखा।
और खेतों में फैली सुनहरी धूप को देखा। उन्होंने अचानक स्पष्ट रूप से महसूस किया, जीवन इतने तूफानों के बाद अभी भी एक नया अध्याय खोल सकता है अगर लोग पछताना और माफ करना जानते हैं। घर पहुंचकर रमेश जी ने एक साधारण भोजन का आयोजन किया। कोई वाइन नहीं थी, कोई शानदार व्यंजन नहीं थे, बस सब्जी का सूप और मछली करी थी। लेकिन हर किसी को यह किसी भी भव्य पार्टी से ज्यादा स्वादिष्ट लगा। भोजन के दौरान करण ने चुपचाप अपने दादा के लिए एक मछली का टुकड़ा परोसा। उसकी आवाज कांप रही थी। खाइए दादाजी, मैं आपके साथ रहूंगा, आपकी देखभाल करूंगा, मैं प्रायश्चित करूंगा। रमेश जी ने करण का हाथ पकड़ा। उनकी आंखें नम थीं। बेटा, मुझे प्रायश्चित की जरूरत नहीं है, मुझे बस ज़रूरत है कि तुम मेरे साथ राजू के साथ और राजू की माँ के साथ चलो जीवन में उपयोगी काम करने के लिए, बस इतना ही काफ़ी है। राजू पास में बैठा मुस्कुरा रहा था। उसने देखा कि यह परिवार जो कभी टूटने के कगार पर था, अब एक साथ बैठकर एक गर्मजोशी भरा भोजन साझा कर रहा था। उसने मन ही मन सोचा, शायद यही असली चमत्कार है। उस पल में किसी को भी अतीत के दर्दनाक आंसू याद नहीं थे। वे सिर्फ जुड़ाव, माफी और इस विश्वास को महसूस कर रहे थे कि अब से परिवार एक साथ एक नई कहानी लिखेगा, आशा और प्रेम की कहानी। समय बीतता गया और रमेश जी का परिवार धीरे धीरे एक नई जीवन लय में बस गया। करण लौटने के बाद अपने अतीत से नहीं भागा, बल्कि अपनी गलतियों को ईमानदारी से साझा किया। स्कूल और सामुदायिक केंद्रों में बातचीत के दौरान उसने कहा, मैं कभी अंधा था, लालच और डर को खुद पर हावी होने दिया। मैंने लगभग अपना परिवार और अपनी जिंदगी खो दी थी, लेकिन मेरे दादा और राजू के कारण मुझे फिर से शुरू करने का मौका मिला। अगर मैं बदल सकता हूं तो मुझे विश्वास है कि कोई भी बदल सकता है। इन ईमानदार शब्दों ने कई लोगों को रुला दिया। कई गुमराह युवाओं ने करण से सलाह मांगी, क्योंकि उन्होंने उसमें एक असली उदाहरण देखा, न कि अखबारों की चकाचौंध। इस बीच राजू दिन ब दिन परिपक्व होता गया। वह पढ़ाई में अच्छा था और छोटी सी आग फाउंडेशन की गतिविधियों में उत्साह से भाग लेता था। वह अब सिर्फ करोड़पति को बचाने वाला लड़का नहीं था, बल्कि एक दयालु जीवन जीने वाली युवा पीढ़ी का प्रतिनिधि बन गया था। जब भी वह मंच पर साझा करने के लिए आता, राजू अपनी मासूम शैली बनाए रखता, अपने दिल से बोलता, मैं हीरो कहलाना नहीं चाहता, मैं बस चाहता हूं कि हर कोई जब उस दिन जैसी स्थिति का सामना करे तो सही काम करने की हिम्मत करे। अगर हर कोई दयालुता से जिए तो ये दुनिया बहुत बेहतर जगह होगी। रमेश जी नीचे बैठे इन शब्दों को सुनकर उनका मन हल्का हो गया। उन्होंने महसूस किया कि उनका जीवन एक चक्र पूरा कर चुका था। विश्वासघात के कारण विश्वास खोने से, मौत के ट्रैक पर निराशा से बचाए जाने और फिर से परिवार और जीवन का अर्थ खोजने तक। वह जानते थे कि उनका सफर बहुत दर्दनाक रहा है, लेकिन यह दर्द ही था जिसने वर्तमान की खुशी को इतना कीमती बना दिया था। एक विशेष दिन छोटी सी आग केंद्र का आधिकारिक तौर पर उद्घाटन हुआ। हवा में झंडे लहरा रहे थे। सैकड़ों बच्चे नए परिसर में प्रवेश करते हुए हंस रहे थे। मंच पर रमेश जी, राजू, करण और लता ने एक साथ रिबन काटा। दोस्तों, आप सब कहाँ से हमारी ये कहानी देख रहे हैं और आपको ये कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम दुआ करते हैं कि आप सब जहाँ भी रहें हमेशा खुश और सुरक्षित रहें। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी ही दिलचस्प या प्रेरणादायक कहानी है तो उसे हमारे साथ ज़रूर साझा करें। हमें आपकी कहानियाँ सुनना अच्छा लगेगा।